टैक्सी से उतरते हुए प्राची के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। पहली बार अपने ही घर के दरवाजे पर उसके पैर ठिठक गए थे। वह जड़बत खड़ी रह गई थी। क्या हुआ? क्षितिज ने उसके चेहरे पर अपनी गहरी दृष्टि डाली। डर लग रहा है, चलो लौट चलते हैं। माँ को फ़ोन पर खबर कर देंगे। जब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा तब आकर मिल लेंगे। प्राची ने मुड़ने का उपक्रम किया था। यह क्या कर रही हो? ऐसा करने से तो माँ और भी नाराज़ होगी। और अपने पापा की सोचो, उन पर क्या बीतेगी। क्षितिज ने प्राची को आगे बढ़ने के लिए कहा। प्राची ने खुद को इतना असहाय कभी महसूस नहीं किया था। उसने क्षितिज की बात मानी ही क्यों? आधा जीवन तो कट ही गया था, शेष भी इसी तरह बीत जाता। अनवरत विचार श्रृंखला के बीच अनजाने में ही उसका हाथ कॉलबेल की ओर बढ़ गया था। घर के अंदर से दरवाजे तक आने वाली माँ की पदचाप को वह बखूबी पहचानती थी। दरवाज़ा खुलते ही वह और क्षितिज माँ के कदमों में झुक गए, पर मीरा देवी चौंक कर पीछे हट गई। यह क्या है प्राची? उन्होंने एक के बाद एक कर प्राची के जरीदार सूट, गले में पड़ी फूलमाला और मांग में लगे सिंदूर पर निगाह डाली थी। माँ, मैंने क्षितिज से विवाह कर लिया है। प्राची ने क्षितिज की ओर संकेत किया था। मैंने मना किया था ना, पर जब तुमने मेरी इच्छा के विरुद्ध विवाह कर ही लिया है तो यहाँ क्या लेने आई हो? मीरा देवी फुफकार उठी थी। क्या कह रही हो माँ? वीणा, निधि और राजा ने भी तो अपनी इच्छा से विवाह किया था। हाँ, पर तुम्हारी तरह विवाह करके आशीर्वाद लेने द्वार पर नहीं आ खड़े हुए थे। माँ, प्रयत्न तो मैंने भी किया था, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी, इसलिए तुमने अपनी मनमानी कर ली। विवाह ही करना था तो मुझसे कहती। अपनी जाति में क्या लड़कों की कमी थी? अरे, इसने तो तुमसे तुम्हारे मोटे वेतन के लिए विवाह किया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुमने माँ का दिल दुखाया है। तुम कभी चैन से नहीं रहोगी। और इसके बाद वह ऐसे बिलखने लगी जैसे घर में किसी की मृत्यु हो गई हो। माँ, बस इतना बोलकर प्राची अविश्वास से उनकी ओर ताकती रह गई। माँ के प्रति उसके मन में बड़ा आदर था। अपना वैवाहिक जीवन वह उनके श्राप के साथ शुरू करेगी, ऐसा तो उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। अनजाने ही आंखों से अश्रुधारा बह चली थी। ठीक है माँ, एक बार पापा से मिल लें, फिर चले जाएंगे। प्राची ने कदम आगे बढ़ाया ही था कि मीरा देवी फिर भड़क उठी। कोई ज़रूरत नहीं है यह दिखावा करने की। विवाह करते समय नहीं सोचा अपने अपाहिज पिता के बारे में, तो अब यह सब रहने ही दो। मैं उनकी देखभाल करने में पूर्णतः सक्षम हूँ। मुझे किसी की दया नहीं चाहिए। मीरा देवी ने प्राची का रास्ता रोक दिया। कौन है? मीरा, अंदर से नीरज बाबू का स्वर उभरा था। मैं उन्हें समझा दूंगी कि उनकी प्यारी बेटी प्राची अपनी इच्छा से विवाह करके घर छोड़कर चली गई है। वह क्षितिज को लक्ष्य करके कुछ बोलना ही नहीं चाहती थी, मानो वह वहाँ हो ही नहीं। चलो चलें। आखिर मौन क्षितिज ने ही तोड़ा। वह सहारा देकर प्राची को टैक्सी तक ले गया और प्राची टैक्सी में बैठी देर तक सुबकती रही। क्षितिज लगातार उसे चुप कराने की कोशिश करता रहा। देखा तुमने क्षितिज, पापा को पक्षाघात होने पर मैंने पढ़ाई छोड़कर नौकरी की। आगे की पढ़ाई सांध्य विद्यालय में पढ़कर पूरी की। निधि, राजा, प्रवीण, वीणा की पढ़ाई का भार, पापा के इलाज के साथ साथ घर के अन्य खर्चों को पूरा करने में मैं तो जैसी मशीन बन गई थी। मैंने अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं। निधि, राजा और वीणा ने नौकरी करते ही अपनी इच्छा से विवाह कर लिया। तब तो माँ ने दोस्तों संबंधियों को बुलाकर विधि विधान से विवाह कराया, दावत दी, पर आज मुझे देखकर उनकी आंखों से खून उतर आया। आशीर्वाद देने की जगह श्राप दे डाला। आक्रोश से प्राची का गला रुंध गया और वह फिर से फूट फूट कर रोने लगी। शांत हो जाओ प्राची, हमारे जीवन का सुख चैन किसी के श्राप या वरदान पर नहीं, हमारे अपने नज़रिए पर निर्भर करता है। क्षितिज ने समझाना चाहा था, पर सच तो यह था कि माँ के व्यवहार से वह भी बुरी तरह आहत हुआ था। अपने फ्लैट के सामने पहुँचते ही क्षितिज ने फ्लैट की चाबी प्राची को थमा दी और बोला, यही है अपना गरीब खाना। प्राची ने चारों ओर निगाह डाली, घूमकर देखा और मुस्कुरा दी। डबल बेडरूम वाला छोटा सा फ्लैट बड़ी सुरुचितापूर्ण ढंग से सजाया गया था। प्राची ड्राइंग रूम में पड़े सोफे पर पसर गई। मन का बोझ कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मन अजीब से अपराध बोध से पीड़ित था। पता नहीं क्षितिज से विवाह का उसका फैसला सही था या गलत।
हर ओर से उठते सवालों की बौछार से भयभीत होकर उसने आंखें मूंद लीं तो पिछले कुछ समय की यादें उसके मन रूपी सागर तट से टकराने लगी थीं। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। उस दिन प्राची ने अपने जन्मदिन का केक काटकर मोमबत्तियां बुझाई ही थीं कि पूरा कमरा इस गीत की धुन से गूंज उठा था। क्षितिज ने ऊपर लगा बड़ा सा गुब्बारा फोड़ दिया था। उसमें से रंग बिरंगे कागज के फूल उसके ऊपर और पूरे कमरे में बिखर गए थे। उसके सभी सहकर्मियों ने करतल ध्वनि के साथ उसे बधाई दी थी और गीत गाने लगे थे। जन्मदिन की चहल पहल धूमधाम के बीच शाम कैसे बीत गई पता ही नहीं चला था। अपने सहकर्मियों को उसने इसी बहाने आमंत्रित कर लिया था। उसकी बहन वीणा और निधि तथा भाई राजा और प्रवीण में से कोई भी नहीं आया था। प्रवीण तो अपने कार्यालय के काम से सिंगापुर गया हुआ था, पर अन्य सभी तो इसी शहर में थे। सभी अतिथियों को विदा करने के बाद प्राची निढाल होकर अपने कक्ष में पड़ी सोच रही थी कि चलो इसी बहाने सहकर्मियों को घर बुलाने का अवसर तो मिला, वरना तो इस आयु में किसका मन होता है जन्मदिन मनाने का। एक और वर्ष जुड़ गया उसकी आयु में। खाते में आज पूरे 35 वसंत देख लिए उसने। अंधकार में आंखें खोलकर प्राची शून्य में ताक रही थी। अनेक तरह की आकृतियां अंधेरे में आकार ले रही थी। वे आकृतियां जिनका कोई अर्थ नहीं था, ठीक उसके जीवन की तरह। प्राची, ओ प्राची! तभी माँ का स्वर गूंजा था। क्या है माँ? बेटी सो गई क्या? नहीं तो थक गई थी सो आराम कर रही हूँ माँ। राजा, निधि और वीणा में से कोई नहीं आया। प्राची ने शिकायत की थी। अरे हाँ, मैं तो तुझे बताना ही भूल गई। राजा का फ़ोन आया था, बता रहा था कि अचानक ही उसके दफ्तर का कोई बड़ा अफसर आ गया, इसलिए उसे रुकना पड़ गया है। वीणा और निधि को तो तुम जानती ही हो, अपनी गृहस्थी में कुछ इस प्रकार डूबी हैं कि उन्हें दीन दुनिया का होश तक नहीं है। माँ ने उन सब की ओर से सफाई दी थी, फिर भी थोड़ी देर के लिए तो आ ही सकती थीं। वीणा तो फ़ोन पर यह कहकर हंस रही थी कि इस बुढ़ापे में दीदी को जन्मदिन मनाने की क्या सूझी। यह कहकर माँ खिलखिलाकर हंसी थी। माँ की यह हंसी प्राची के कानों में सीसा घोल गई थी। वह रुआंसी होकर बोली, पहले कहना चाहिए था ना माँ कि तुम्हारी प्राची को वृद्धावस्था में जन्मदिन मनाने का साहस नहीं करना चाहिए। अरे बेटी, मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी, तू तो बुरा मान गई। 35 वर्ष की आयु में तो आजकल लोग जीवन शुरू करते हैं। माँ ने जैसे भूल सुधार की मुद्रा में कहा। इस तरह अंधेरे में क्यों बैठी है? आज चल उपहार खोलते हैं, देखेंगे किसने क्या दिया है। माँ की बच्चों जैसी उत्सुकता देखकर प्राची उठकर दालान में चली आई। अब माँ हर उपहार को खोलती, उसके दाम का अनुमान लगाती और एक और सरका देती। यह देखो, यह किसने दिया है? उन्होंने बोल डांस करते जोड़े का शोपीस निकाला था और फिर व्यंग के लहजे में बोली थी, लोगों को उपहार देने की अक्ल भी नहीं होती, अकेली लड़की को जोड़े का उपहार भला कोई बात हुई? माँ, डब्बे पर देखो, नाम लिखा होगा, प्राची बोली थी। मेरा चश्मा दूसरे कमरे में रखा है, ले तू ही पढ़ ले। उन्होंने डब्बा और उस पर लिपटा कागज दोनों प्राची की ओर बढ़ा दिए थे। क्षितिज गोखले। प्राची ने नाम पढ़ा और चुप रह गई थी। माँ दूसरे उपहारों में व्यस्त थी। नाम के बाद एक वाक्य और लिखा हुआ था, प्यार के साथ। संसार की सबसे सुंदर लड़की के लिए अनजाने ही प्राची का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। यह देख कितना सुंदर बुके है, पर सच कहूँ बुके का पैसा व्यर्थ जाता है। कल तक फूल मुरझा जाएंगे, फिर फेंकने के अलावा क्या होगा इनका। माँ, फूलों की अपनी ही भाषा होती है। कुछ देर के लिए ही सही अपने सौंदर्य और सुगंध से सबको चमत्कृत करने के साथ ही जीवन की क्षणभंगुरता का उपदेश भी दे जाते हैं। प्राची मुस्कुराई थी। तुम्हारे दार्शनिक विचार मेरे पल्ले तो पड़ते नहीं हैं। चलो आराम करो, मुझे भी बड़ी थकान लग रही है। कहती हुई माँ उठ खड़ी हुई थी। सोने से पहले हर दिन की तरह उस दिन भी अपने पिता नीरज बाबू के लिए दूध लेकर गई थी प्राची। बेटी, बड़ी अच्छी रही तेरे जन्मदिन की पार्टी, बड़ा आनंद आया। हर साल क्यों नहीं मनाती अपना जन्मदिन? इसी बहाने तेरे अपाहिज पिता को भी थोड़ी सी खुशी मिल जाएगी। नीरज बाबू भीगे स्वर में बोले थे। प्राची पिता का हाथ थामे कुछ देर उनके पास बैठी रही थी। कोई अच्छा सा युवक देखकर विवाह कर ले प्राची। अब तो राजा, प्रवीण, वीणा और निधि सभी सुव्यवस्थित हो गए हैं। रहा हम दोनों का तो किसी तरह संभाल ही लेंगे।
क्यों उपवास करते हैं पापा? मेरी क्या अब विवाह की उम्र है? वैसे भी अब किसी और के साँचे में ढलना मेरे लिए संभव नहीं होगा। वह हँस दी थी। नीरज बाबू को रजाई उड़ाकर और पास की मेज पर पानी रख प्राची अपने कमरे में आई तो आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। शायद 5 वर्ष हुए होंगे जब उसके सहपाठी सौरभ ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था। बाद में उसके माता पिता घर भी आए थे, पर माँ ने इस विवाह के प्रस्ताव को नहीं माना था। बेटा समझकर तुम्हें पाला है, अब तुम प्रेम के चक्कर में पड़कर विवाह कर लोगी तो इन छोटे बहन भाइयों का क्या होगा? माँ क्रोधित स्वर में बोली थी। सौरभ ने अपने लंबे प्रेम प्रकरण का हवाला दिया तो वह भी अड़ गई थी। माँ, मैंने और सौरभ ने विवाह करने का निर्णय लिया है। आप चिंता ना करें, मैं पहले की तरह ही परिवार की सहायता करती रहूंगी। प्राची ने दो टूक निर्णय सुनाया था। कहने और करने में बहुत अंतर होता है। विवाह के बाद तो बेटे भी पराये हो जाते हैं, फिर बेटियां तो होती ही हैं पराया धन। और इसके बाद तो माँ अनशन पर ही बैठ गई थी। जब 3 दिन तक माँ ने पानी की एक बूंद तक गले के नीचे नहीं उतारी तो वह घबरा गई और उसने सौरभ से कह दिया था कि उन दोनों का विवाह संभव नहीं है। उसके बाद वह सौरभ से कभी नहीं मिली। सुना है विदेश जाकर वहीं बस गया है वह। इन्हीं ख्यालों में खोई वह नींद की गोद में समा गई थी। जन्मदिन के अगले ही दिन क्षितिज ने बड़े नाट के अंदाज में उसके सामने विवाह प्रस्ताव रख दिया था। तुम होश में हो तो? क्षितिज, तुम मुझसे कम से कम 3 वर्ष छोटे हो। तुम्हारे माता पिता क्या सोचेंगे? माता पिता नहीं हैं, भैया भाभी हैं और उन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं मना लूँगा उन्हें। तुम अपनी बात कहो। मुझे तो लगता है कि हम मित्र ही बने रहें तो ठीक है। नहीं, यह ठीक नहीं है। पिछले 2 सालों में हर पल मुझे यही लगता रहा है कि तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। क्षितिज ने स्पष्ट किया था। प्राची ने अपनी माँ और पिताजी को जब इस विवाह प्रस्ताव के बारे में बताया तो माँ देर तक हंसती रही थी। उनकी ठहाकेदार हंसी देखकर प्राची भौचक रह गई थी। इसमें इतना हंसने की क्या बात है माँ? वह पूछ बैठी थी। हंसने की नहीं तो क्या रोने की बात है? तुम्हें क्या लगता है वह तुमसे विवाह करेगा? तुम ही कह रही हो कि वह तुमसे 3 साल छोटा है। क्षितिज इन सब बातों को नहीं मानता। हाँ, वह क्यों मानेगा? वह तो तुम्हारे मोटे वेतन के लिए विवाह कर ही लेगा, पर यह विवाह चलेगा कितने दिन? क्या कह रही हो माँ? क्षितिज की कमाई मुझसे कम नहीं है और क्षितिज आय के अंतर को खास महत्व नहीं देता है। तो फिर देर किस बात की है? जाओ, जाकर शान से विवाह रचाओ। माता पिता की चिंता तो तुम्हें है नहीं। मुझे तो इस प्रस्ताव में कोई बुराई नज़र नहीं आती। नीरज बाबू ने कहा, तुम्हें दीन दुनिया की कुछ खबर भी है? लोग कितने स्वार्थी हो गए हैं। माँ ने यह कहकर पापा को चुप करा दिया था। क्षितिज नहीं माना। लगभग 6 माह तक दोनों के बीच तर्क वितर्क चलते रहे थे। आखिर दोनों ने विवाह करने का निर्णय लिया था, लेकिन विवाह कर प्राची के घर जाने पर दोनों का ऐसा स्वागत होगा, यह क्षितिज तो क्या प्राची ने भी नहीं सोचा था। जाने अभी और कितनी देर तक प्राची अतीत के विचारों में खोई रहती अगर क्षितिज ने झकझोर कर उसकी तंद्रा भंग न की होती। क्या हुआ, सो गई थी क्या? लीजिए गर्मा गर्म कॉफ़ी। क्षितिज ने जिस नाट के अंदाज में कॉफ़ी का प्याला प्राची की ओर बढ़ाया, उसे देखकर वह हंस पड़ी। तुम कॉफ़ी बना रहे थे, मुझसे क्यों नहीं कहा? मैं भी अच्छी कॉफ़ी बना लेती हूँ। क्यों, मेरी कॉफ़ी अच्छी नहीं बनी क्या? नहीं, कॉफ़ी तो अच्छी है, पर तुम्हारे घर पहला कॉफ़ी मुझे बनानी चाहिए थी। प्राची शर्माते हुए बोली, सुनो, हमारी बहस में तो यह कॉफ़ी ठंडी हो जाएगी। यह कॉफ़ी ख़त्म करके जल्दी से तैयार हो जाओ। आज हम खाना बाहर खाएंगे। हाँ, लौटकर गांव जाने की तैयारी भी हमें करनी है। भैया भाभी को मैंने अपने विवाह की सूचना दी तो उन्होंने तुरंत गांव आने का आदेश दे दिया। ठीक है, जो आज्ञा महाराज। कॉफ़ी समाप्त होते ही आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन किया जाएगा। प्राची भी उतने ही नाटकीय स्वर में बोली थी। दूसरे ही क्षण दरवाजे की घंटी बजी और दरवाज़ा खोलते ही सामने प्राची और क्षितिज के सहयोगी खड़े थे। बधाई हो के स्वर से सारा फ्लैट गूंज उठा था और फिर दूसरे ही क्षण उल्हानों का सिलसिला शुरू हो गया। वह तो मनोहर और ऋचा ने तुम्हारे विवाह का राज खोल दिया, वरना तुम तो इतनी बड़ी बात को हजम कर गए थे, विशाल ने शिकायत की थी। आज हम नहीं टलने वाले। आज तो हमें शानदार पार्टी चाहिए, सभी समवेत स्वर में बोले थे।
पार्टी तो अवश्य मिलेगी, पर आज नहीं। आज तो मुंह मीठा कीजिए। प्राची और क्षितिज ने अनुनय की थी। उनके विदा लेते ही दरवाज़ा बंद कर प्राची जैसे ही मुड़ी कि घंटी फिर बज उठी। इस बार दरवाज़ा खोला तो सामने राजा, प्रवीण, निधि और वीणा खड़े थे। दीदी, जीवन के इतने महत्वपूर्ण क्षण में आपने हमें कैसे भुला दिया? प्रवीण साथ लाए कुछ उपहार प्राची को थमाते हुए बोला था। राजा, निधि और वीणा ने भी दोनों को बधाई दी थी। हम सब आप दोनों को लेने आए हैं। पापा ने बुलावा भेजा है। आप तो जानती हैं वह खुद यहाँ नहीं आ सकते। राजा ने आग्रह किया था। भैया, हम दोनों आशीर्वाद लेने घर गए थे, पर माँ ने तो हमें श्राप ही दे डाला। प्राची यह कहते रो पड़ी थी। माँ का श्राप भी कभी फलीभूत होता है दीदी। शब्द पर मत जाओ। उनके मन में तो आपके लिए लबालब प्यार भरा है। प्राची और क्षितिज जब घर पहुँचे तो सारा घर बिजली की रोशनी में जगमगा रहा था। व्हीलचेयर पर बैठे नीरज बाबू ने प्राची और क्षितिज को गले से लगा लिया था। यह क्या प्राची, घर आकर पापा से मिले बिना चली गई? इस दिन को देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस रही थीं। प्राची कुछ कहती इससे पहले ही यह मिलन पारिवारिक बहस में बदल गया था। फिर कोई विधि विधान के साथ विवाह के पक्ष में था तो कोई बड़ी सी दावत के। आखिर निर्णय माँ पर छोड़ दिया गया। सबसे पहले तो क्षितिज बेटा, तुम अपने भैया भाभी को आमंत्रित करो और उनकी इच्छा अनुसार ही आगे का कार्यक्रम होगा। माँ ने यह कहकर अपना मौन तोड़ा। प्राची को आशीर्वाद देते हुए माँ की आंखें भर आईं और स्वर रुंध गया था। हो सके तो तुम दोनों मुझे क्षमा कर देना। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।